हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से हमने जो क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें आज हम चैप्टर 4 पर पहुंच गए हैं। तो आज हम जानेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या है और ये ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में हमें अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। हमने पिछले कक्षा में क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़ा और जाना ग्लोब क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं और ग्लोब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करने में ग्लोब हमारी बहुत ज़्यादा उपयुक्त साबित होता है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे हमें एक देश की, राज्य की, जिलों की या शहरों की या कहें तो गांव के बारे में अध्ययन करना चाहें तो हम ग्लोब से ये नहीं कर सकते हैं। यह तो हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो वो ग्लोब से संभव नहीं है, क्योंकि ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का हमें एक साथ अध्ययन कराता है। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें मानचित्र को पढ़ना होगा। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब मानचित्र होता क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग के पैमाने पर, पृथ्वी की सतह ले लो या पृथ्वी की सतह का एक भाग ले लो जिसे हमने पैमाने पर माप रखा है कि सतह पर हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ या कोई भी मैप की नक्शा बना सकते हैं। उसी को कहते हैं मानचित्र। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसा हमें पता है हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम उसे पृथ्वी के किसी एक हिस्से को क्या करें, उसका मैप बनाएं तो संपूर्ण, ये कह दें कि संपूर्ण उस भाग को हम पूरा का पूरा चपटा कर देंगे, तो ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। मानचित्र से हम बहुत सी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्रों को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, जबकि दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह होते हैं। दूसरे चित्र क्या होते हैं? एक बड़ी सी किताब की तरह होते हैं। दूसरे मानचित्र एक किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। अब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ इकट्ठा करके हम एक बुक की तरह तैयार कर दें तो उसे हम कहते हैं एटलस। बना के तैयार कर लेते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार, ये एटलस कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र के द्वारा हम बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन हम छोटे पैमाने पर छोटी छोटी जगहों की जानकारी करनी हो तो हम मानचित्र से आसानी से कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ मानचित्रों को यहाँ पर दिया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र, यानी कि फिजिकल मैप्स। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ऐसे मानचित्र जिनमें पहाड़ों को दर्शाया गया हो, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को। तो ऐसे मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए अगर हमें भारत में कितने पहाड़, पर्वत और मैदान हैं उनको दर्शाना है, तो उनको दर्शाने के लिए हम जो मैप बनाते हैं उस मैप को कहते हैं भौतिक मानचित्र। अब बात करें वहीं हम राजनीतिक मानचित्र की।
अगर हम भारत के सभी राज्यों को दर्शाते हुए, उनमें बड़े बड़े शहर को दर्शाते हुए, गाँव को दर्शाते हुए अगर एक कोई मैप बनाएंगे तो वो है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों और गाँव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। सभी राज्यों की, सभी देशों की, सभी शहरों की, सभी गाँव की जो सीमाओं को दर्शाता हुआ जो मानचित्र होता है उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार के मानचित्र भी होते हैं जो हमें विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में हम अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वो कहाँ कहाँ से गुजरेंगे, कैसे कैसे हैं, तो उसका अगर हम एक मैप ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारा सड़क का मानचित्र हो गया। तो उस मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगर हम ये देख लें कि हमारे भारत में वर्षा किस समय किस क्षेत्र में अधिक होती है, अगर इसका मानचित्र बनाएंगे तो वो थीमेटिक मानचित्र हो गया। वन कहाँ पर हैं, उद्योग कहाँ पर ज़्यादा हैं। मान लीजिए अगर हम देखें कि भारत में सिलाई उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं, अगर उसको दर्शाते हुए अगर हम एक मैप तैयार करेंगे तो वो थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है और इस आधार पर हम क्या करते हैं, मानचित्र का नामांकन कर सकते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, फिर होता है दिशा और फिर होता है प्रतीक। मानचित्र को पढ़ते समय हमें ये 3 चीज़ों को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व और उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो मानचित्र क्या होता है? विश्व का या विश्व के किसी एक भाग का मानचित्र बनाकर भाग को कागज़ के पन्ने पर हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। या यह कहें कि मानचित्र एक छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इस मानचित्र को इस प्रकार से बनाते हैं कि इन 2 स्थानों के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो वो मानचित्र में भी 10 किलोमीटर हो। यह तभी संभव हो जाता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी से व्यक्त की जाती है। अब बड़ी दूरी को मान लो 10 किलोमीटर की दूरी को कागज़ पर दर्शाने कैसे सकते हैं? 10 किलोमीटर का कागज़ तो ही नहीं बनाएंगे उसके लिए। तो हम मान सकते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी को अगर हमें दर्शाना है तो हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर बराबर हम 10 किलोमीटर ले सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पैमाने को मान सकते हैं। मान लो ये 10 किलोमीटर की दूरी है। 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर दर्शाना कोई आम बात तो है नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 10 किलोमीटर का हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर की दूरी हमें क्या करेगी, 10 किलोमीटर को दर्शाएगी। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मान लीजिए आपके घर की और आपके विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है, जैसा कि मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। और इसे क्या किया गया, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। आपने अब जो मैप बनाया है उसका रेखा चित्र जो होगा, जो डायग्राम, जो मानचित्र तैयार होगा, उसमें 1 सेंटीमीटर जो दूरी होगी वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, पैमाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 भागों के बीच की दूरी का पता बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको मैप में जो वास्तविक मैप में और जो मानचित्र होता है उसमें जो दूरियों का रेशियो होता है उसके आधार पर अगर आपसे पैमाना आता है तो दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देश को कागज़ पर दिखाना है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को स्थल के 500 किलोमीटर के बराबर हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब मान लो बड़े बड़े महाद्वीपों को की दूरी को हमें दर्शाना है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक की दूरी को दर्शाना है, तो उसके बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, और ज़्यादा छोटा पैमाना करके लेंगे। जैसे इसमें लिया गया 5 सेंटीमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर दर्शाया गया है। इस प्रकार के जो पैमाने होते हैं, ज़्यादा दूरी को कम दर्शाते हैं, उसे हम छोटे पैमाने कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दर्शाना है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जहाँ पर दूरियों को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है, क्योंकि बड़े पैमाने वाले में हम और वस्तुओं को और बारीकता से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जब छोटा पैमाना होगा तो उसमें इतनी जगहों को आसानी से दर्शाया नहीं जा सकता। जब पैमाना बड़ा होगा तो उतने ही जगह में क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर एक आव करके दे रखा है कुछ चित्र 4.1 को देखिए। वहाँ एक पैमाना बनाया है जिसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एक वृक्ष के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है। क्या है, एक कुआं है और एक वृक्ष है, उसके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस एवं करीम के घर के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। इसका मतलब है यह स्थल 120 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, इसके बाद सी से एम और एम से बी और बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी है, जैसे कि आप चित्र में जानेंगे। यहाँ से करीम के घर से हमने इस दुकान तक की दूरी को मापा, दुकान से दूरी तक की हमने यहाँ तक मापा, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापकर हमने क्या कर लिया, दूरी को निकाल लिया। इस तरह से हम किसी भी मानचित्र की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, दिशा। अधिकतर मानचित्रों की दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। उसके ऊपर क्या लिखा होता है, ऊ लिखा होता है। फिर तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऊ का मतलब होता है उत्तर दिशा को। ऊपर वाला जो निशान है उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आप मानिए ये दिशा और ऊपर ऊ लिखा है, तो हम निकाल सकते हैं कि उत्तर के सीधे नीचे दक्षिण होता है और दक्षिण के राइट साइड की तरफ होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक दिशा पता है तो हम और दिशाओं को फाइंड कर सकते हैं। और इस प्रकार इसके बीच में भी हम एक दिशा निकालें तो ये हो गया उत्तर पूर्व, इधर निकालें तो उत्तर पश्चिम, क्या हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और इधर आ गया तो दक्षिण पश्चिम हो गया ये, और इधर आ गया तो दक्षिण पूर्व हो गया ये। इस प्रकार से ये दिशाएं हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। तो मैं किसी में 4 प्रमुख दिशाएं तो होती हैं, ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इनके बीच 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम
कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी स्थिति का पता आसानी से लगाया जा सकता है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। ऊपर जो मानचित्र दे रखा था उसमें हमें लगाना है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किधर की दिशा में और खेल का मैदान कहाँ पर है। तो देखिए, ये है विकास का घर। विकास का घर ये वाला है। विकास के घर से इधर की दिशा उत्तर है, इधर की दिशा पूर्व है, इधर की दिशा पश्चिम है और नीचे की तरफ क्या है? दक्षिण। तो ये कह रहा है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किधर की दिशा में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर दिशा में। और खेल का मैदान किधर दिशा में पड़ता है? तो खेल का मैदान पड़ता है उत्तर पूर्व दिशा में। किधर? उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता